नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी बिसात पीडीए की रणनीति और जातीय जनगणना के मुद्दे के सहारे बिछाने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी ने पदाधिकारी के तौर पर जिन 70 चेहरों को 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। उत्तर प्रदेश में योगी नीति से मिली चुनौती का सामना करने की तैयारी है। बारी बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को टक्कर देने की है और इसके लिए समाजवादी पार्टी का नया पीडीए फॉर्मूला अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 9 वर्ष का कार्यकाल एक नए भारत के निर्माण का कार्यकाल है। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी बिसात पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की रणनीति और जातीय जनगणना के मुद्दे के सहारे बिछाने का फैसला किया है। घोषित समाजवादी पार्टी की 182 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी में इसकी छाप साफ तौर पर देखने को मिली है। पार्टी ने पदाधिकारी के तौर पर जिन 70 चेहरों को तय किया है, उनमें से 59 यानी कि 85 पीडीए का प्रतिनिधित्व करते हैं। पदाधिकारियों में 9 महिलाओं को भी जगह दी गई है। यानी अखिलेश यादव एक बार फिर अपनी रणनीति बदलते नजर आ रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव 2024 में मजबूती के साथ वापसी की जा सके। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का नारा भले ही पीडीए हो यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन नई घोषित राज्य कार्यकारिणी में साफ तौर से दिखाई देता है कि गैर यादव ओबीसी को सबसे ज्यादा महत्ता दी गई है। साथ ही सवर्ण बिरादरी के लोगों को भी इस कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। बात चाहे ब्राह्मण बिरादरी की हो या फिर ठाकुर बिरादरी की, सबको समाजवादी पार्टी ने महत्ता दी है। साथ ही दूसरे नंबर पर मुसलमानों को इस कार्यकारिणी में रखा गया है। दरअसल बीजेपी से मुकाबले के लिए अलग थलग पड़े अखिलेश अब लाल सेना में जान फूंक रहे हैं और उन तमाम नेताओं की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं जिससे 24 के रण में एकजुट का संदेश दिया जा सके। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने राज्य कार्यकारिणी में कुल 182 लोगों को जगह दी है और इसी सोशल इंजीनियरिंग में जातीय समीकरण को भी फिट किया गया है। टीम में पीडीए की छाप, राज्य कार्यकारिणी में 48 सदस्य, 62 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए, 24 मुसलमान, 17 दलित और 11 यादव, 8 ब्राह्मण, 45 गैर यादव ओबीसी और 14 वैश्य। संगठन में इस बार सचिवों की भरमार है और इस बार उनकी संख्या पिछली बार के मुकाबले 24 से बढ़कर 61 हो गई। समाज में लड़ाई लगाने वाले लोग इस तरह की बात करते हैं और हमारा मानना है कि ये पीडीए को न्याय दिला के हम समाज में एकता लाएंगे, बराबरी लाएंगे और पीडीए की जिम्मेदारी है कि ऐसी शक्तियों की मदद करे, ऐसी शक्तियों को ऊर्जा दे जो समाज में सामाजिक न्याय ला सके ताकि देश में, समाज में लड़ाई खत्म होकर विकास और संपन्नता के रास्ते पे आगे बढ़ा जा सके। 2024 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गैर यादव ओबीसी वोट बेस में अपना विस्तार करने में सफलता पाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसे कायम रखने के लिए उनकी भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। कुल पदाधिकारियों में 30 चेहरे गैर यादव ओबीसी है। ये संख्या 41% से अधिक है। अति पिछड़ों को साथ लाने की कवायद भी तेज हुई है। यहाँ तक कि मौर्य, कुर्मी, शाक्य, कुशवाहा, पटेल, लोधी समेत अधिकतर अति पिछड़े जातियों के चेहरे संगठन का हिस्सा हैं, जिससे सबके साथ का संदेश दिया जा सके। यानी बीजेपी से मुकाबले के लिए अखिलेश की लाल सेना अब पूरी तरह से तैयार है। लेकिन क्या 24 के रण में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला कारगर साबित होगा या फिर एमवाई समीकरण की तरह इसका भी फेल होना तय है? ये वक्त पर छोड़ते हैं। लखनऊ से न्यूज 18 के लिए अलाउद्दीन आयुब की रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने विपक्षी गठबंधन को सांप और नेवले का गठबंधन बताया है। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री बघेल ने यह भी कहा कि यूपी में कानून का स्वर्ण युग है। तो ये विपक्ष केवल बहुत साल पहले चाणक्य ने कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधि और दुर्लभ गठबंधन हुआ करेंगे। ऐसा ही एक गठबंधन शेप ले रहा है। लेकिन मैं इस गठबंधन और अखिलेश यादव ने जो विधानसभा में कहा, ये तमंचों की सरकार नहीं है, ये विकास की सरकार है। और मैं कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की सरकारों का स्वर्ण युग है। जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, ऐसे योगी काल स्वर्ण युग है।
और जीरो टॉलरेंस पर यहाँ पर काम हो रहा है। गठबंधन है। अब देखो, कांग्रेस को हटाया आम आदमी पार्टी ने 2 राज्यों में, दिल्ली में और पंजाब में, वो एक साथ हैं। चारा घोटाले के जनता दल नीतीश और उनके साथी पिटिशनर थे, वो एक साथ हैं। तो ये देख के बस वही लगता है मेरे को कि मतलब में कैसे कैसे अनुबंध हो गए, नेवले और सांप के संबंध हो गए। तो ये चलेगा नहीं, ये नीति विहीन, कार्यक्रम विहीन और सिद्धांत विहीन है। इसलिए इसकी गांठें जल्दी खुल जाएंगी और एक बार 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में हम पूर्ण बहुमत की पुनः सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी समर्थकों और बीजेपी को वोट देने वालों पर विवादित टिप्पणी की। हरियाणा के कैथल में जनसभा को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि जो बीजेपी का समर्थक है उसे श्राप देता हूं क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। भारतीय बीजेपी ने इसे कांग्रेस की मानसिकता बताया है। बीजेपी का कहना है कि ओसामा बिन लादेन और अफजल गुरु को सम्मान के साथ ये लोग बुलाते हैं, लेकिन जनता को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला, जो अफजल गुरु को तो अफजल गुरु जी कहते हैं और उनके पार्टी के नेता ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं, वो आज भारत की जनता को ही गाली देने लग गए हैं, वोटरों को ही गाली देने लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी लोग जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बताती। और यही नहीं, रणदीप सुरजेवाला कहते कि मैं इन लोगों को श्राप देता हूं। मतलब भारत माता की हत्या की कामना भी करते हैं और भारत की जनता को श्राप भी देने का काम ये कर रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से कितना नफरत बेच रहे हैं, उनके दिल में कितनी नफरत है, उनके बयान से स्पष्ट होता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं उनकी प्रवृत्ति राक्षसी है। इसका सीधा अर्थ है कि दिल में कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है। और कोई राजनीतिक बयान अब कांग्रेस के पास नहीं बचा है, तो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं जो निश्चित रूप राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से कितना। नई पीढ़ी को बंटवारे की कहानी बताने के लिए बीजेपी देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल और दूसरे बीजेपी नेताओं ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मौन मार्च में भाग लिया। तो लखनऊ में सीएम योगी ने विभाजन के दौरान मारे गए भारतीयों को नमन किया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। आजादी के जश्न से एक दिन पहले 14 अगस्त की तारीख हमारे जहन में गूंजती रहती है। इस दिन को भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। आज ही के दिन हमारा देश 2 टुकड़ों में बटा था। विभाजन के वक्त आज ही के दिन लाखों लोगों ने बंटवारे में अपनी जान गंवाई थी और इसी विभीषिका को बीजेपी स्मृति दिवस के रूप में मना रही है। और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। 14 अगस्त 1947 को याद करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धा पूर्वक याद करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है
जिन्हें विस्थापन का दर्द झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। भारत के इस भौगोलिक बंटवारे ने देश के लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ कर रख दिया था। ऐसे में इस त्रासदी में प्राण गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देकर बीजेपी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के आयोजन के जरिए भेदभाव को खत्म कर एकता, सामाजिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा दे रही है और बीजेपी के नेता मौन मार्च निकाल रहे हैं। इस दिन को याद कर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया और लिखा, देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख कभी न भूलने वाली तिथि है। आज ही के दिन मजहबी और नफरती मानसिकता ने भारत का दुखद विभाजन किया, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप असंख्य देशवासियों ने यातनाएं झेली और अपनी जान गंवाई। सीएम योगी ने कहा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर बलिदान हुए सभी नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। इस क्रूर विभत्स यातना के साक्षी सभी नागरिकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ये केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, जमीन के टुकड़ों का मात्र विभाजन नहीं था, यह मानवता के दो दिलों के विभाजन का भी एक त्रासदीपूर्ण निर्णय था। तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी 98 जिलों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है, जो 14 अगस्त को देश के बंटवारे में विस्थापित होने वाले और जान गंवाने वाले लाखों भाइयों और बहनों को सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारे इतिहास में ये काला दिन है और देश के बंटवारे का जो द्वंद्व हम सब लोगों ने झेला है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत के इतिहास में ये ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन है जिस दिन भारत के भूगोल, समाज और संस्कृति का बंटवारा हुआ है। 1947 में देश ने आजादी पाई थी, लेकिन देश को दो टुकड़ों में बांटे जाने का जख्म भी झेलना पड़ा। भारत से कटकर पाकिस्तान नया देश बना और बाद में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से ने 1971 में बांग्लादेश के तौर पर एक नए देश की शक्ल ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।